यहाँ से स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट से। देखिए, इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं, घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, उसके नोट्स बनाए थे वही। तो हाई कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाई कोर्ट्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862 एंड दे वर इनिशियली सेटअप एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। बेसिकली ये जो तीन प्रेसिडेंसीज थी हमारे ब्रिटिश रूल के दौरान, तो इनिशियली इन्हीं तीन प्रेसिडेंसीज में हाई कोर्ट्स बनाए गए थे। देन 1866 में High Court for North Western Provinces was formed in Agra and later shifted to Allahabad. तो हाई कोर्ट फॉर इनिशियली 1866 में जो बना था, जो आज की डेट में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट देखते हैं, वो एक्चुअली में 1869 में वहाँ पे शिफ्ट हुआ था। बट एक्चुअली वो हाई कोर्ट जो है, इट वाज प्रीवियसली फॉर्म्ड इन आगरा, और प्रीवियसली फॉर्म्ड इन आगरा फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक है। तो and later shifted to Allahabad in 1869. Then the 7th Constitutional Amendment Act 1956, which has a provision of one high court for more than one state. तो ये इस अमेंडमेंट के ज़रिए ले आया गया था प्रोविजन। देन देर आर करंटली 25 हाई कोर्ट्स। तो अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं एंड 7 ऑफ देम हैव जुरिस्डिक्शन इन मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। 25 हाई कोर्ट्स हैं जिसमें से 7 ऑफ देम हैव जुरिस्डिक्शन इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इतना है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड इन 1866, ओरिजिनली इन आगरा फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड देन लेटर शिफ्टेड टू इलाहाबाद इन 1869, ठीक है। एंड देन देयर इज़ अ रिलेटेड अमेंडमेंट, 7th Amendment 1956, which allowed for one high court for more than one state. There are currently 25 high courts and 7 out of the 25 high courts we have jurisdiction in more than one state. Now the Union Territory of Delhi and Jammu and Kashmir have their own high court acts. तो दिल्ली का तो मुझे याद है, जम्मू कश्मीर का नहीं याद था। तो इनके सेपरेट हाई कोर्ट एक्ट्स हैं, स्टैचूट्स हैं बाकायदा। और अगर हम लोग अभी रिट की बात करें तो ये मैंडमस हो गया। मैंडमस मतलब होता है वी कमांड। अभी सिर्फ ये एक वर्ड में देख लो, मैंडमस मीन्स वी कमांड, एंड बाकी जो होते हैं आगे ज़रूर दिखेंगे। तो इन 2013 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड 3 न्यू हाई कोर्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ। तो ये ईयर याद करना इम्पॉर्टेंट है। और ये इस्टेब्लिश 3 न्यू हाई कोर्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारे मेरे ख्याल से 3 स्टेट्स हैं जिनके नाम एम से स्टार्ट होते हैं, एक मिज़ोरम, मेघालय एंड मणिपुर, ठीक है। और तो कोई नहीं है, ठीक है। तो उसमें से मिज़ोरम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 2013 में 3 हाई कोर्ट्स नए हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए थे फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मेघालय, मणिपुर एज वेल एज त्रिपुरा, ठीक है। और दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए अपने सेपरेट हाई कोर्ट के स्टैचूट्स हैं। देन गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें तो अभी जैसे मैंने बोला था कि there are 7 high courts which have jurisdiction exceeding over one state. तो गुवाहाटी हाई कोर्ट इज़ वन ऑफ देम, जिसका jurisdiction exceeds over the states of अरुणाचल, then मिज़ोरम एंड देन नागालैंड, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अरुणाचल, मिज़ोरम, अमन, AMAN, ठीक है। तो यहाँ पे मिज़ोरम वाला M है, ठीक है, ये याद रखना है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन असम में तो होगा ही ऑब्वियसली, बिकॉज गुवाहाटी इज़ अ पार्ट ऑफ असम। उसके अलावा 3 और स्टेट्स याद रखने हैं। तो अरुणाचल है, मिज़ोरम है और नागालैंड है। देन इन इंडिया गुवाहाटी प्लस बॉम्बे हाई कोर्ट्स हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंचेस। तो ये 2 हाई कोर्ट्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा बेंचेस हैं। ऑफ कोर्स जब 4 स्टेट में फैला हुआ है और पर स्टेट एटलीस्ट 2 बेंचेस भी अगर मान लें तो 8 बेंच तो ऐसे ही हो जाएगी। तो गुवाहाटी और बॉम्बे हाई कोर्ट 2 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा बेंचेस हैं। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 बेंच है, एक लखनऊ में और एक इलाहाबाद। नाउ व्हेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ही इज़ सब्जेक्ट टू रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट। ही इज़ सब्जेक्ट टू रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसमें क्या याद रखना है, ये तो लॉजिकल सी बात है। और फेमस ट्रिपल तलाक का केस अगर हम लोग देख रहे हैं, ये इस केस का बस नाम याद रखना है, रहमतुल्ला वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1994।
इसका वर्डिक्ट काफ़ी देर से आया था। तो इस केस का नाम बस याद रखना है, इस केस का नाम है रहमतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994। नाउ कैलकाटा हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अगर हम लोग देखें तो अंडमान में जाता है, और केरला हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जाता है लक्षद्वीप में, और चेन्नई हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जाता है पुडुचेरी में। ठीक है, चेन्नई हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जाता है पुडुचेरी में। और जैसा मैंने बताया कि गुवाहाटी एंड बॉम्बे हाई कोर्ट्स हैव द मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंचेस इन इंडिया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जाता है ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में तो जाएगा ही, देन गोवा में जाएगा, गोवा, देन दमन दीव एक यूनियन टेरिटरी है, और दादर नगर एंड हवेली। तो बेसिकली अभी आज की डेट में दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर एंड हवेली तो ये मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी गई है इन 2019 ऑनवर्ड्स। तो फ़िलहाल हमारे पास ये 3 हैं। अगर पूछे कितने स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज़ में बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करता है तो आपको आंसर 3 देना है। और नाम पूछ ले तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। सो दैट इज़ बॉम्बे हाई कोर्ट। देन द लेटेस्ट हाई कोर्ट 2019 में जो बनाया गया था वो आंध्रा हाई कोर्ट बनाया गया था, विच इंक्लूड्स तेलंगाना। तो आंध्रा में है हाई कोर्ट, ठीक है। और 3 कैपिटल्स भी हैं आंध्रा की, वो देख लेना, ऊपर पढ़ाए थे। तो ये हो गया। उसके बाद द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज 62 ईयर्स एज़ पर आर्टिकल 217। तो 62 साल होती है, और 217 आर्टिकल नंबर में लिखा है रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जज। नाउ 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 इंक्रीज्ड इट टू 62। तो शायद पहले 62 नहीं थी, जो कि 15th अमेंडमेंट 1963 के द्वारा किया गया था। देन इन 2010 द 114th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ट्राई टू इंक्रीज इट टू 65। नाउ शायद ये बिल पास नहीं हो पाया, जो भी है। तो आज की डेट में तो 62 ही है, ठीक है। तो एंड दैट टू वाज ब्रॉट थ्रू द 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963। फिर आर्टिकल 143 की बात करें तो ये हाई कोर्ट्स डू नॉट हैव द पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये मैं जानता हूँ, हाई कोर्ट्स डू नॉट हैव द पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इट इज़ द मेन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन द प्रोसीजर इज पेंडिंग इन लोअर कोर्ट, प्रोहिबिशन रिट इज़ इशूड। अभी मैंने बताया था ऊपर की सर्टियोरिटी और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस होता है। सो सर्टियोरिटी इज़ लाइक क्वैशिंग और ट्रांसफ़र ऑफ द केस फ्रॉम द लोअर to the higher court, whereas prohibition is just asking the lower court to stop violating its or exceeding its jurisdiction. So when the procedure is pending in the lower court, when the procedure is pending in the lower court, prohibition writ is issued. ठीक है। However, in order to transfer the record of proceedings in a case of for review, certiorari is issued to examine the functioning of lower courts. तो जैसे मैंने बताया, certiorari में ट्रांसफ़र की मांग की जाती है बाय द अपर कोर्ट, और प्रोहिबिशन इज़ लाइक प्रिवेंटिंग द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। मेन डेफिनेशन की बात करो तो द प्रोसीजर इज स्टिल पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट्स व्हेन इट इज़ ट्राइंग टू एक्सीड इट्स जुरिस्डिक्शन, देन प्रोहिबिशन इज़ इशूड। और सर्टियोररी तो बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू अपर कोर्ट, उस केस में यूज़ किया जाता है। नाउ These are 2 separate statements correct individually, जैसे willful disobedience or non-compliance of court orders and use of derogatory language about judicial behavior amounts to contempt of court. तो 2 statements यहाँ बता रखे हैं, willful disobedience और non-compliance of a court order। तो उसे हम basically willful disobedience में मानेंगे, and use of derogatory language about judicial behavior। तो ये दोनों जो है equivalent हैं contempt of court का आरोप लगाने में। And judicial activism cannot be practiced without arming the judiciary with punitive powers to punish the contemptuous behavior। तो हाँ, सही बात है, जुडिशल एक्टिविज़म इम्प्लीमेंट कभी कर ही नहीं पाएगी हमारे देश की जुडिशरी अगर उसको punitive powers related to contempt of court या punitive powers ना दी जाएँ to punish the contemptuous behavior। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं ये सेपरेट स्टेटमेंट्स करेक्ट इंडिविजुअली हैं, लेकिन शायद लिंक्ड नहीं है, इसीलिए असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन होगा, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है। तो विलफुल डिसोबीडियंस और नॉन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इनवाइट करता है। सिमिलरली यूज़ ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज अबाउट द जुडिशियल बिहेवियर ऑल्सो अमाउंट्स टू
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जुडिशरी को प्यूनिटिव पनिशमेंट्स देने की पावर ज़रूरी इसलिए हुई, तभी ज़रूरी है बिकॉज ओनली देन द जुडिशल एक्टिविज़म will be able to survive in India. And judicial activism is an American concept. It has emanated from the American judicial concept, ठीक है। Then Babri Mosque, Babri Masjid and Ram Janmabhoomi case is related to the title suit. ये तो सबको ही जानता है। Also that tribunal judge is not equivalent to district judge. ट्राइब्यूनल तो शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते हैं, तो उसका जो जज होता है वो इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। नाउ एज पर द एक्सिजेंसीज प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एक्टिंग और एडिशनल जज इन हाई कोर्ट। नाउ रिमेंबर द वर्ड प्रेसिडेंट, यहाँ पे गवर्नर नहीं आता है, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है। खैर, एज पर द एक्सिजेंसीज ऑफ टाइम प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट acting or additional judge in high court for a period of not more than 2 years. Also, he cannot work above 62 years of age, so that is given in 224. अभी मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था, 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963, which actually increased the age of retirement age of judges to 62 years, ठीक है। Now district judge is described under article 233, ये important है, and a tribunal judge is not equivalent to a district judge, remember that. So district judge is mentioned in article 233. After retirement from the office, permanent judge of a high court cannot plead or act in any court before any authority in India except high courts or Supreme Court of India. So remember this, permanent judge of a high court cannot plead or act in any court before any authority in India except high courts or Supreme Court of India. So this is mentioned in article 217. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसका दुरुपयोग भी अब आज की डेट में शुरू हो चुका है। तो यहाँ इस पॉइंट में हमने 2 आर्टिकल्स देखे, एक आर्टिकल 233 दैट एक्चुअली डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रिक्ट जज, एंड दूसरा ये पॉइंट था कि आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन ओनली वर्क इन जनरल मैं बता रहा हूँ, कैन ओनली वर्क इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इससे ऊपर हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एक्टिंग और एडहॉक जजेस बट फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 2 years, ठीक है। और ठीक है, फिर मूविंग ऑन, सो हाई कोर्ट जज रिजाइंस टू द प्रेसिडेंट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड 2011 impeachment proceedings initiated against Calcutta High Court Judge Soumitra Sen in Rajya Sabha, but he resigned beforehand, ठीक है। तो ये आई एम नॉट श्योर, लाइक देयर मस्ट बी मैनी अदर हाई कोर्ट जजेस जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट की गई होंगी पहले पास्ट में, बट दिस में बी वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। 2011 में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स किए गए थे अगेंस्ट द कैलकाटा हाई कोर्ट जज सौमित्र सेन इन द राज्यसभा, बट ही रिजाइंड। तो ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। The idea of mobile courts was given by APJ Abdul Kalam, and the first mobile court opened in Mewat district, Haryana. Mewat district, Haryana में 2007 में the first mobile court was opened. तो और इसका आइडिया जो था मोबाइल कोर्ट का, that was given by Dr. APJ Abdul Kalam. Now 8th Law Commission, which was chaired by Justice HR Khanna. I don't know 8th Law Commission का यहाँ tenure भी लिख देना चाहिए था. You can check that from Google. So it was chaired by HR Khanna, and 80th report of commission recommended that at least 1/3 of judges of high court should be from other state. So 1/3 of the judges of the high court, 1/3, अब पूरी बेंच में तो काफ़ी सारे जजेस होते हैं, तो इन्होंने बोला जो 8th लॉ कमीशन विच इज़ हेडेड बाय HR खन्ना, उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें ये लिखा था कि 1/3 of the judges of a high court should be belonging to other state. अच्छी बात है। देन द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, इसके अंदर लोक अदालत का निर्माण किया गया था, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग द केसेस ऑफ लोक अदालत is the consent of both the parties. So the most important factor to be considered while deciding the cases at Lok Adalat is the consent of both the parties. It cannot be forced on any party that the matter has to be decided by the Lok Adalat. However, once parties agree to
that the matter has to be resolved or decided by the Lok Adalat, then any party cannot walk backwards or walk away from its decision. It is presided by a judicial officer. It is presided by a judicial officer and two other members, usually lawyer and a social worker. Usually lawyer and a social worker. तो लोक अदालत पहले तो एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज उसके पीछे एक लॉ बनाया गया है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लोक अदालत में कि जो दो पार्टीज़ यहाँ पे केस में इन्वॉल्व होती हैं, उनका कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है कि whether or not they will be accepting the final verdict of the Lok Adalat or not. So once they provide their consent, then either of the party cannot walk away from the final decision or not even go for higher appeals. Now it is presided by a judicial officer and a couple of more members, usually a social worker and a lawyer. So Lok Adalat deals with both civil and criminal cases, both pre-litigation and cases pending to be heard in High Court. So it is an alternate dispute resolution mechanism. ठीक है, ये कीवर्ड याद रखना है. इट इज़ एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. और ये कि बोथ प्री लिटिगेशन मतलब अभी जिस पे कोर्ट में रजिस्ट्री में चढ़ाना हो, ठीक है, तो इट इज़ बोथ प्री लिटिगेशन एंड जो रजिस्टर हो चुके हैं फॉर हियरिंग इन हाई कोर्ट, उनके लिए भी ये है, एंड बोथ सिविल एज वेल एज ऑफ क्रिमिनल नेचर. तो दैट इज़ लोक अदालत. ठीक है, तो criminal as well as civil cases and both pre-litigation and cases pending to be heard before the High Court, दोनों cases में लोक अदालत can hear the such type of cases. It is an alternate dispute resolution mechanism. तो यहाँ पे बस judicial officer and two other members, one usually a social worker and the other one is a lawyer. तो ये याद रखना है. फिर 8th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था 1/3 ऑफ द हाई कोर्ट जजेस शुड बिलोंग फ्रॉम अदर स्टेट. ठीक है, आइडिया ऑफ मोबाइल कोर्ट्स वाज गिवन बाय अब्दुल कलाम एंड द फर्स्ट मोबाइल कोर्ट ओपन इन मेवात डिस्ट्रिक्ट हरियाणा. फिर 2011 में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड अगेंस्ट द कैलकाटा हाई कोर्ट जज सौमित्र सेन इन द राज्यसभा. ओके, मूविंग ऑन. ये ग्राम न्यायालय एक्ट है 2008 का. अच्छा, ये 1987 का है. ठीक है. So Gram Nyayalaya Act 2008 exercises both civil and criminal cases, again similar to the Lok Adalats, and the district court shall in consultation with the DM prepare a panel of names of social workers at village level. The act allows local social activists as mediators. And जो DM होता है, the district court shall in consultation with the DM prepare a panel of names of social workers at village level. ठीक है, तो in consultation with the DM, a panel of names of social workers at the village level is prepared by the district court, and these people actually act as the mediators, and they Gram Nyayalaya listen to cases of both civil as well as criminal nature. तो सोशल एक्टिविस्ट्स मीडिएटर्स के तौर पे काम करते हैं. वो कौन सा कोर्ट है? सो इट इज़ लोक अदालत, जिसके पीछे भी एक स्टैट्यूट है, लोक अदालत या ग्राम न्यायालय एक्ट 2008. और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कंसल्टेशन लेना ज़रूरी होता है बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सोशल एक्टिविस्ट्स हु कैन एक्ट एज मीडिएटर्स इन द कोर्ट. राइट. तो अब सुप्रीम कोर्ट अगले में देखते हैं.